नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज संडे है और आप सभी को पता है कि संडे पर मैं आपकी क्यूरी पर या आपकी किसी मांग पर वीडियो बनाता हूं। तो संडे है और काफी सारे विद्यार्थी, जैसे ही सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आई है तो बहुत सारे विद्यार्थी चाह रहे थे कि सर एक बार रणनीति बताएं ताकि हम एक नियमित रूप से, निरंतर रूप से अपनी तैयारी कर सके और मंजिल को हासिल करें। तो साथियों, कल से आपके शुरू हो रहे हैं फॉर्म भरने 11 तारीख से। सभी को शुभकामनाएं, बहुत बेहतर तरीके से फॉर्म भरें और अच्छे तरीके से फिर उसके बाद में जुड़ जाएं और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एक एक बिंदु पर बात करूंगा। आज मैं आपको मुख्य 13 बिंदु पर बात करूंगा और वे 13 बिंदु यदि आप रणनीति में अपनी शामिल करते हो तो फिर आपको, और आप इन 13 बिंदु को शामिल करके समर्पित रहते हो तो आपको आपका लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। हालांकि ये ऐसे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके बारे में सभी को पता है, लेकिन पता होते हुए भी वहां गलतियां की जाती है, नजरअंदाज किया जाता है। एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, कहां विद्यार्थी गलती करते हैं और कहां पे क्या करना है। यकीन मानिए कि यदि इनको आप अपनाते हो तो फिर पीछे मुड़ के आपको वापस देखना ही नहीं है। आपके सामने खुला आसमान है फिर उड़ने के लिए। ठीक है साथियों, ज्यादा यहाँ पे चर्चा ना करके सीधे अपन चलते हैं एक एक बिंदु पर। अभी रीट पात्रता परीक्षा होने वाली है, सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी है और स्कूल व्याख्याता की जल्द आने वाली है। तो ऐसे में सबसे पहला चीज होता है, सबसे पहली चीज है कि आपको निर्णय लेना है। अभी तक भी मैं ये देखता हूं, कई बार इस पर वीडियो बनाए गए, काफी सारे विद्वान साथियों द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया गया, लेकिन अभी भी विद्यार्थी इस चीज पर, काफी सारे ऐसे हैं जो निर्णय नहीं ले पाए कि सर रीट दे, सेकंड ग्रेड दे, क्या करें। तो इस पर पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रीट और सेकंड ग्रेड यानी कि बीए स्नातक वाले जो है वो ध्यान देना। यदि आपके पास में स्नातक है, ठीक है, आपके पास में मतलब एमए है, तब तो आपकी दिक्कत ही नहीं है। क्यों? एमए है तो आप मतलब फर्स्ट ग्रेड के प्रति अच्छा रुझान रखते हो तो आप फर्स्ट ग्रेड की कर सकते हैं। लेकिन बीए है तो बीए में आपके पास में अब रीट और सेकंड ग्रेड दो में से चयन करना है तो आप सेकंड ग्रेड की करें। रीट पात्रता की उसके साथ में हो जाएगी और लास्ट में जब मान लीजिए 20 जून से एक महीना जब रीट का रहता है तो आप उसकी पात्रता की किताबें लेकर बैठ जाए, लैंग्वेज वगैरह, तो आपकी पात्रता आराम से निकल जाएगी। उसको भी हल्के में नहीं लेना है कि कई बार के मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे और बीच वाला पड़ाव वही रह जाता है, तो वहां भी हल्के में नहीं लेना है, उसको भी समय दे देना। लेकिन अभी आप इसकी तैयारी करें तो उसमें पात्रता की आपके साथ साथ में होगी। तो सबसे पहली चीज है कि आपको निर्णय लेना है, लेकिन निर्णय में फिर ये ध्यान रखना कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में से कोई भी एक निर्णय लेना होगा। यदि स्कूल व्याख्याता चुनते हो तो फिर पीछे मुड़ के मत देखना, स्कूल व्याख्याता की तरफ ही बढ़ना है। और यदि सेकंड ग्रेड चुनते हो तो फिर सेकंड ग्रेड ही देनी है। उसके बाद में भले दोस्त या पोस्ट देखकर अपना निर्णय मत बदलना, हमेशा कहता हूं, आज वापस कह रहा हूं, ठीक है। एक बार ले लिया फिर निर्णय अटल रहना चाहिए, तब तो दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चयी बनो, तब जाकर तो आपकी सफलता आनी ही आनी है। सबसे पहली चीज आपको निर्णय ले लेना है, ठीक है। निर्णय लेने के बाद में अब जैसे सेकंड ग्रेड का आप कल से फॉर्म भरेंगे आप, ठीक है। फॉर्म भरते समय साथियों मैं देखता हूं इतने सारे साथी जो है इतने अधीर होते हैं। कई बार जैसे अपने क्लासेस से संबंधित भी कई सारे ऐसे कमेंट आते हैं, सामने चीज होते हुए भी नहीं देखते हैं, ठीक है। कई बार टेस्ट से रिलेटेड ऐसी चीज आती है, सामने हर चीज सामने परोसी हुई होती है लेकिन देखते नहीं है, इतने अधीर होते हैं। यही अधीरता आपको फॉर्म भरने के समय भी, वहां भी मारवाड़ी में क्या गोड़ा देवे, एक गोड़ा ए उतावड़ोपन ही दिया करे। आज बात ध्यान रखो। देखो क्या होता है, इतने अधीर हो जाते हैं या लापरवाह हो जाते हैं, या क्या कहूं इसके बारे में अब मैं, कि वहां पे अपना नाम क्या भर रहे हैं अपन, ई मित्र वाले ने क्या भरा, वो फॉर्म चेक करवाता है तब हम ढंग से चेक नहीं करते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसी गलती रख के आ जाते हैं, कैटेगरी गलत भर देते हैं, नाम की स्पेलिंग गलत भर के आ गए, मदर फादर की गलत भर के आ गए। उसके बाद में क्या होता है, वह प्रभाव अपनी पूरी तैयारी पर भी रहता है और एग्जाम दे दिया उसके बाद भी रहेगा। हमारा एक मतलब दिमाग का एक कुछ हिस्सा तो उस पर ही रहेगा कि हमारे वहां गलती हो गई, कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो सबसे पहली चीज है कि फॉर्म भरते समय आपको बिल्कुल सतर्क रहकर, देखो जहां 20 मिनट लग रहे हैं ना, वहां 40 मिनट लो, लेकिन बिल्कुल आराम से धैर्य के साथ में फॉर्म भरो, उतावल के साथ में मत बनना। चाहे पहले दिन बहुत ज्यादा भीड़ है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन निकाल दीजिए, लेकिन लास्ट डेट तक भी मत जाना। कई विद्यार्थी लास्ट डेट तक जाते हैं और फिर पछताते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कई सारे ई मित्र वाले मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं वहां देखता हूँ कि कई विद्यार्थी ऐसे जो मुहूर्त देके फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग सोच है सभी की,
तो मुहूर्त देख के फॉर्म भरो, भले कैसे ही भरो, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन चाहे मुहूर्त देखो चाहे मत देखो, लेकिन इसके मतलब ये जरूर देखो कि फॉर्म में क्या डिटेल भर रहे हो, ये जरूरी ज्यादा है। मुहूर्त भी देख लिया और फॉर्म के अंदर डिटेल गलत भरी तो आपकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। तो यहाँ पे इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं। फिर बाद में क्या होता है, कमेंट में और मेल पर और व्हाट्सएप पे और सब जगह हमको यही मैसेज देखने को मिलते हैं, गुरुजी मेरे ये गलती हो गई, अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा, मेरे से ये हो गया, अब इसका क्या होगा। भाई हुआ कैसे, आपकी लापरवाही से हुआ है। ई मित्र वाले के ऊपर दोष नहीं दे सकते, फॉर्म भरवाने कौन गए थे, आप गए थे, उसका काम तो उसको तो सारे कस्टमर निपटाने हैं, वो तो जल्दी करेगा, लेकिन आपको वहां पे सही करवाना है, क्योंकि फॉर्म किसका है, आपका है, उसके कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सतर्कता आपको बरतनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं नहीं चाहता कि मेरे कमेंट में या कहीं भी कोई विद्यार्थी ये कहे मेरे फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई सर, अब इसको कैसे सॉल्यूशन करें। ये गलतियां यहीं से आपकी शुरू हो जाती है, फिर आप अंत तक कैसे सफर तय करोगे, ये बताओ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे निर्णय ले लिया, निर्णय लेने के बाद आपका पहला काम है प्रिंटेड सिलेबस आपकी टेबल पर होना चाहिए। अब कई बीरा तो ऐडा है, गुरुजी मैथ टेबल में पढ़ा कौन नीचे पढ़ा, अरे टेबल पे कहने का मतलब है जहां भी स्टडी करते हो आपका स्टडी मटेरियल जहाँ रहता है वहां सामने आपका सिलेबस होना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा आपको सीरियस होने की जरूरत है, ठीक है ना। और समय पर सीरियस नहीं हुए ना तो वक्त आपको सीरियस कर देगा, हकीकत कह रहा हूं। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि प्रिंटेड सिलेबस प्रिंट करवा देना और उसके बाद में आपके पास में हमेशा होना चाहिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम दे रहे हो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, सिलेबस के परे नहीं पढ़ना है। मान लीजिए कोई प्रश्न एक दो बन भी जाए सिलेबस से परे, लेकिन उस प्रश्न पे यह रहता है कि या तो उसके हटने के चांस रहते हैं या फिर वो ज्यादा आपको प्रभावित करने वाला नहीं है। अब जैसे सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों को अपने निःशुल्क बैच की जो क्लासेस चल रही है उसमें सेकंड ग्रेड विद्यार्थियों को कईयों को यही नहीं पता कि 1857 की क्रांति विस्तृत सिलेबस के अंदर नहीं है। ज्यादातर कमेंट देखने में सर 1857 की क्रांति नहीं कराई आपने, इसमें स्वतंत्रता संग्राम दे रखा है। अरे भैया उसका विस्तृत सिलेबस देखो, उसके अंदर किसान आंदोलन प्रजामंडल यही दे रखे हैं। तो जब वहां पे आपको सब्जेक्ट के हिसाब से अलग से विस्तृत सिलेबस जारी किया हुआ है तो वहां पे ये चीजें आपको सिलेबस इसीलिए कहते हैं सिलेबस का अध्ययन करना सीखो, तब तो जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस को लेकर और उसको विस्तृत देखो, सिलेबस को जितनी बार कवर कर सको उतना करो चाहे, और सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उनमें अपना दायरा बढ़ाओ। अब आपके तो मतलब सिलेबस में सौर मंडल दे नहीं रखा, आप सौर मंडल आकाश गंगाएं पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। जो सिलेबस के अंदर चीज दे रखी है उसको पढ़ो, उसको विस्तृत विधिवत रूप से पढ़ो। ध्यान रखना प्रिंटेड सिलेबस और सिलेबस का अध्ययन करके फिर तैयारी स्टार्ट करनी है। फिर इसके बाद में आपको करना है निश्चित टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल के लिए बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं कि सर टाइम टेबल का एक वीडियो बना दो, टाइम टेबल बता दो। देखो मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मेरे हिसाब से बेस्ट बता दूंगा, लेकिन वो मेरे नजरिए से बताऊंगा। सबका पॉइंट ऑफ व्यू, सबके पढ़ने का तरीका, सबकी दिनचर्या, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। तो मेरा सबसे पहला आपको सुझाव यही रहेगा कि अपनी स्थितियों को, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ। भाई किसी के बच्चे होते हैं, उनके सोने बैठने उठने का टाइम अलग होता है तो उनको अलग बनाना पड़ता है, हाउस वाइफ को अलग बनाना पड़ता है, कोई नौकरी पेशे वाले हैं जो निजी नौकरी करते हैं तो प्राइवेट नौकरी वाले उनको अलग बनाना पड़ता है। तो अपनी दिनचर्या को देखते हुए बनाओ, वो सबसे बेस्ट होगा। बाकी मैं या मेरे कोई भी विद्वान साथी तो आपको बता देंगे कि इतने टाइम से इतने टाइम ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम टेबल वही होगा जो आप अपनी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर और अपनी परिस्थितियों को देखते हुए बनाओगे। आज जो भी वीडियो में मैं आपको सलाह दूंगा टू बी ऑनेस्ट दूंगा और विद्यार्थी हित में दूंगा। तो सबसे पहला काम अपने अनुसार टाइम टेबल्स को सेट करो। मान लीजिए आपने 10 घंटे का टाइम टेबल बनाया और 10 घंटे फॉलो नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 घंटे का बनाया, 8 घंटे फॉलो हो रहे हैं, 7 घंटे फॉलो हो रहे हैं, तभी दिक्कत नहीं है। यानी कि आपका रूटीन धीरे धीरे बनेगा तो सही, आप उसके प्रति मतलब आपके लक्ष्य के प्रति जगेंगे तो सही, सतर्क होंगे तो धीरे धीरे अपने आप 10 घंटे का बनाया क्या 12-15 घंटे भी आप पढ़ सकते हो जब आपकी नियमितता हो जाएगी और आपके अंदर जुनून जाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से बनाना है। वैसे मुझे जो कह रहे हो मैं तो टाइम सेट होने पर आपको बना के दे ही दूंगा, लेकिन उसमें भी आप अपने हिसाब से फेरबदल करके और अपने हिसाब से सेट कर देना। इसके बाद में साथियों ये है कि मुख्य विषय जो है उसको पूरा समय देना है। जैसे अपने इस चैनल पे अपने पूरा निःशुल्क बैच चला रखा, लगभग 110 क्लासेस जीके की फर्स्ट पेपर वाली जो है वो हो चुकी है और जीके मैं पूरा करवाऊंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ठीक है, लेकिन सिर्फ जीके पढ़ने से ही आपके नैया पार नहीं लगने वाली है। आपको नंबर के अनुसार उनको टाइम देना हो, सब्जेक्ट को टाइम देना होगा।
मान लीजिए एसएसटी वाले हैं तो एसएसटी के अंदर 8 सब्जेक्ट है आपके, तो 8 विषयों को आपको समय देना होगा। विज्ञान वालों को विज्ञान में देना होगा। तो मुख्य विषय जो है उसको साथ में मेंटेन करके चले। जो टाइम टेबल आप बनाते हो इसमें मुख्य विषय के पढ़ने का भी यहाँ पे निर्धारित कर देना, क्योंकि 300 नंबर का तो आपके यही है, 200 नंबर का जीके है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि आप मुख्य विषय को बराबर प्रॉपर टाइम दो, ठीक है। मैं जैसे आपकी जीके वाला तो पूरा करवा ही रहा हूं, वहां पे आपकी समस्या होगी नहीं वैसे, और वन लाइनर भी आ जाएगी आपके पास में। बाकी सारा मैटर जीके में तो जहां तक मेरी कोशिश है प्रश्न अपन बाहर जाने नहीं देंगे, लेकिन आपको आपके मुख्य विषय को साथ में लेकर चलना है। अब जैसे एसएसटी वाले कई सारे विद्यार्थी कहते हैं सर एसएसटी की गाइड, तो एसएसटी की आज तक यदि देखा जाए तो च्यवन प्रकाशन की बेस्ट आई है, और इस बार च्यवन प्रकाशन की एसएसटी की गाइड पे मैंने भी बहुत सारा वर्क किया है और वो जल्दी आ जाएगी आपके पास में। तो इसके लिए बार बार आप पूछकर चिंता मतलब परेशान न हो, जैसे ही आएगी टेलीग्राम पे या वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा। आपके लिए काम कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहें, जब आएगी तब बता देंगे वो। लेकिन आप जो है अपने स्तर पर एक बार व्यवस्थित रूप से पढ़ते रहें, जो भी सामग्री आपके पास है उससे अध्ययन जारी रखें। अध्ययन बीच में छोड़ नहीं सकते आपकी, वो आएगी तब शुरू करेंगे, तब तक देर हो जाएगी। अपने स्तर पर आप अध्ययन जारी रखें, जो भी सामग्री आपके पास में है, पुरानी है चाहे जो भी है, एक बार आप अध्ययन जारी रखें, ठीक है। फिर देखो ये बहुत ही घातक होता है। ये क्या है, हम देखते नहीं है कि हम एक तो भारत में जो है हर घर में तो आपको डॉक्टर मिलेगा और हर घर में आपको सलाह देने वाला मिलेगा। भारत की ये खासियत ही रही है, ठीक है। और यहाँ परीक्षा से संबंधित भी हम मतलब किसी से भी सलाह लेते थे। परीक्षा की किसी को जानकारी नहीं है या प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उससे भी हम जानकारी लेंगे तो वो हमें क्या सलाह दे सकते हैं फिर। तो यहाँ पे क्या है, हर किसी से सलाह लेनी आप छोड़ दें। आप अपने आप में ही आप एक अच्छे सलाहकार हैं खुद के लिए, बस खुद को परखें और खुद के हिसाब से। भाई हर 10 लोगों से सलाह लोगे तो 10 लोगों की ही अलग अलग सलाह होगी, और उसमें फिर आप कहने का मतलब खराब हो जाओगे फिर उसके अंदर। तो इतने लोगों से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। जहां जरूरी है वहीं लीजिए, जिसे आप मानते हैं अच्छी के हमेशा हमें अच्छा मार्गदर्शन किया है या हमारे लिए हमेशा से इनकी सलाह सही साबित हुई है, उनसे लीजिए। बार बार अपने सलाहकार बदलने की आवश्यकता आपको नहीं है। बाकी निर्णय आपका है, मैं तो आपको एक सजेशन दे सकता हूं कि ये आपको करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा साथियों अगले पॉइंट देखते हैं अपने। देखो फिर ये जो मुख्य बिंदु है ना, इनको यदि व्यवस्थित रूप से आप अपनी इस रणनीति में उतार देते हो तो आपकी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी होने वाली है। अब देखो बेहतरीन पुस्तकों का चयन, बेहतरीन पुस्तक सूची, चाहे मुख्य विषय है आपका चाहे जीके है, तो वहां पे पुस्तक सूची आपके पास में एक ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पे पुस्तक सूची का मतलब यह है कि देखो ऐसे तो कहने को तो यूं भी है, यहाँ पे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। जितने लोगों से पूछोगे सभी आपको एनसीईआरटी, आरबीएससी और ऑथेंटिक पुस्तकों की सूची तगड़ी वाली बता देगा, जरूर बताएगा। और उसमें क्या होगा, अपन उससे प्रभावित होंगे उस व्यक्ति से कि यार इनको कितना नॉलेज है, इन्होंने भूगोल की 3 पुस्तकें बता दी, इन्होंने इतिहास की 6 पुस्तकें बता दी, इन्होंने लोक प्रशासन की इतनी बता दी, इन्होंने इतनी बता दी। लेकिन वो हमारे लिए हितकर कितनी है, हमारे पास में समय कितना है, बताने वाला तो बता देगा, लेकिन हम उसे पढ़ पाएंगे क्या पूरी, या हमने उसे पढ़ भी लिया हम उसे रिवाइज कर पाएंगे क्या पूरी। जब तक रिवाइज नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बताने को तो मैं भी आपको 50 पुस्तक बता दूंगा, लेकिन वो विद्यार्थी हित में कहां तक कारगर साबित होगी ये विद्यार्थियों को ही सोचना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 दिन पहले वीडियो बनाकर कहा था एनसीईआरटी की आप सारी पुस्तकें अभी नहीं पढ़ सकते हो और इसके अंदर उलझना भी मत। तो यहाँ पे आपको जो बेहतरीन पुस्तक सूची में एक तो आपको गाइड शामिल करनी ही है, ठीक है। और इस गाइड को शामिल कर लिया तो मान के चले कि इसका 3 बार कम से कम रिवीजन आपको करना है, 3 बार रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ के ही सिलेक्शन ले सकते हो। तो एक गाइड को किसी को आधार बना देते हो, चाहे कोई भी गाइड हो, मैं यहाँ पर किसी गाइड का नाम नहीं ले रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी ही गाइड आप पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन कोई भी गाइड हो आप उसका बेहतरीन तरीके से अध्ययन करते हो, वो किसी भी एग्जाम में आने वाले 85% सवालों को आपको कवर करवा देगी, कोई भी। बस आपको पढ़ने का तरीका ध्यान होना चाहिए। और गाइड लेते समय एक वीडियो पहले बनाया था 2-4 महीने पहले, गाइड लेते समय यह जरूर ध्यान में रखना कि कम से कम उस गाइड का हम 3 बार रिवीजन कर सके, ऐसी होनी चाहिए। साथ में हमारी जो मानसिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
किसी ढर्रे पर नहीं हो कि हमेशा से ऐसी आ रही है, या सिर्फ इतना अधिक मैटर भी नहीं हो कि वो ग्रंथ की श्रेणी में आने लग जाए कि रिवीजन तो छोड़ो एक बार भी पूरी नहीं हो। ऐसी भी नहीं हो कि जिससे हम उबाऊपन हमें महसूस होने लग जाए कि 2-4 पेज तो भाई लोगों के कहने में फटाफट में वो भी ले रहा ये भी ले रहा ले लिए, लेकिन 2-4 पेज के बाद में हम उससे उब गए और वो तो रखनी पड़ी साइड में और आखिर में दूसरी लेनी पड़ी। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ढर्रे पर पहले से चली आ रही है वही बस ये हमेशा से आ रही है तो वही सही है, ऐसा भी नहीं है। हमेशा इसमें क्या होता है, प्रतियोगी परीक्षा में स्तर बदलता रहता है। एग्जाम का स्तर अभी आपने देखा बहुत बदल चुका है, तो स्तर के अकॉर्डिंग देखे, अपने अकॉर्डिंग देखे कि क्या है, हम रिवीजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और हमारे लिए वह उबाऊ नहीं होनी चाहिए। हमें उसको पढ़कर उबाऊपन आता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। ये 3-4 चीजें ध्यान में रख के गाइड ले लें। उसके बाद में एक बार जैसे गाइड का अध्ययन हो जाता है, 2 बार आपने अध्ययन कर लिया, एक बार रिवीजन भी कर लिया, उसके बाद में आप अपना दायरा बढ़ाने के लिए और ऑथेंटिक पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। उनमें से भी वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं एक तो, और जहां आपका पक्ष थोड़ा सा कमजोर है या उस गाइड के अंदर उससे संबंधित मैटर थोड़ा कम है, बस ये करना है। बाकी ये नहीं है कि आप ऑथेंटिक पुस्तकों से टेबल को पूरी भर दो। आप खुश तो बहुत हो जाओगे कि मेरे पास में इतनी ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, मैं इतने राइटर्स के नाम जानता हूं और ये सारे, लेकिन वो आपके लिए हितकर कितनी है, आपके लिए लाभकारी कितनी है, ये आपको समझना होगा। आज भी 80% चयन जो है कोई ना कोई गाइड पढ़कर हुए हैं और आगे भी होंगे। ये सत्य वचन है, चाहे अलग किसी की विचारधारा लोगों की हो सकती है। मैं नहीं कहता कि हाँ मेरी विचारधारा जो है, मेरे मत जो है वो सभी से मैच करे, लेकिन मैं वह जरूर बात करता हूं जो विद्यार्थी हित में बिल्कुल सही है और ये शाश्वत सत्य है। ठीक है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे अब पुस्तकों को अधिक समय देना। पुस्तकों को अधिक समय देने से मतलब ये है कि हम कई बार क्या करते हैं, ऑनलाइन जैसे कोई पीडीएफ मिल गई, उस पीडीएफ को पढ़ने में हमारा समय लगा देते हैं, या ऑनलाइन वीडियो ही देख रहे हैं, कोई मैराथन क्लासें आ गई मान लो 8-10 घंटे की, और वहां मैराथन देखने बैठ गए। ये मैराथन क्लासें बहुत घातक होती है साथियों। मैं किसी यूट्यूब चैनल की या किसी कोचिंग की काट नहीं रहा हूं, उसमें मैराथन में भी उनको तो उतनी मेहनत पड़ती है, बहुत मेहनत पड़ती है, लेकिन विद्यार्थी के लिए घातक कितनी है। मान लीजिए आप 8 घंटे की मैराथन देखते हो और उस 8 घंटे के मैराथन में वो पूरा कोर्स तो कवर करवाते हैं, मान लीजिए आपको पूरा करवा रहे हैं, लेकिन उस 8 घंटे को यदि आप पुस्तकों में समय दोगे तो आप उससे कई बेहतर और बेहतरीन तरीके से याद कर सकोगे। वो तो देखा और गया हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैराथन क्लास देखने का भी एक समय होता है। अभी तो आपका सिलेबस ही कवर नहीं है, आपने देखा ही नहीं पूरा, आप मैराथन देखने बैठ जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको पहले अपना सिलेबस पूरा करना है, 2 बार रिवीजन कर दिया, इसके बाद में चाहे आप मैराथन क्लास देख भी दोगे तो वो आपके फिर फायदेमंद होगी, लेकिन यहाँ पे फायदेमंद नहीं होगी। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। कहने का मतलब ये है कि स्क्रीन पर अपना ज्यादा समय बिताने और ज्यादातर या 4-4, 5-5 घंटे के आप वीडियो लेकर बैठ गए कोई, उन सब में ज्यादा समय देने से बेहतर है कि आप अपने नोट्स पर, अपनी बुक्स पर, इन पर ज्यादा फोकस करें। ये बहुत काम आने वाली है आपके। ठीक है, इसके अलावा एक साथी ये प्रश्न पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े। ये गलत सवाल है। पढ़ने के घंटे हम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़ने के घंटे अपने आप निर्धारित होते हैं। आप 10 घंटे पढ़ने का टारगेट लेकर बैठे और आप 8 घंटे ही पढ़ पाए फिर, या आप 10 घंटे में उबे नहीं और आप 12 घंटे पढ़ पाओगे फिर, क्या 10 घंटे में आप उठ जाओगे? नहीं। तो पढ़ने के घंटे निर्धारित नहीं करने हैं। निर्धारित क्या करना है, दिन का एक लक्ष्य लो कि मुझे जीके में से ये 2 टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहे कितना भी समय लगे। मुझे साइकोलॉजी का ये एक टॉपिक आज पढ़ना ही है, चाहे कितना समय लगे, मुझे इसमें से ये पढ़ना है। दिल्ली का टारगेट बनाओ, दिल्ली का टारगेट बनाकर उसे हासिल करना ही है, उस पर अभ्यास करना है। उसके बाद में अपना चाहे कितने भी घंटे लगे, चाहे 6 घंटे में हो जाए, चाहे 12 घंटे में हो, तब तक सोना नहीं है जब तक मेरा ये पूरा नहीं हो जाए। सुबह उठते ही एक टारगेट बनाओ, आज का टारगेट मेरा ये है। ठीक है, जब रीड टॉप की थी मैंने, मेरा यही शेड्यूल रहता था कि ये ही मुझे फॉलो करना है। अब उसमें चाहे मुझे 18 घंटे लगे, चाहे 15 घंटे लगे, चाहे 16 घंटे लगे, वो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन करना है तो करना है। ये चीज जब आप लेकर दिमाग में चलोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता, मान के चले। तो ठीक है, घंटे मैटर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। सिर्फ जरूरत होने पर कोचिंग करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें ऐसा है साथियों कि जरूरत होने पर ही कोचिंग करनी है। मान लीजिए
सभी पूछते हैं सर कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। कोचिंग एक बार आपने कर ली आपके लिए काफी है। आपको बिल्कुल जानकारी नहीं थी, आपने कोचिंग की, आपको माहौल मिल गया, आपको मार्गदर्शन मिल गया, आपकी विषय के प्रति रुचि जाग गई, वो काफी है। बार बार वही कोचिंग बार बार करने का कोई औचित्य नहीं है। नए विद्यार्थी है तो उन्हें कोचिंग कर लेनी चाहिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल कोचिंगों में भी इतनी ज्यादा फीस नहीं लगती, कम की हुई है। ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो आप, घर बैठे कर सकते हो, कहीं से दिक्कत आपको होती नहीं है। ठीक है, तो कोचिंग एक अपनी सुविधा के लिए होती है, एक विषय को समझने के लिए, एक रुचि जागृत करने के लिए ही। अब कई विद्यार्थी तो मतलब ऑफर आते हैं ना ऐसे लाइफ टाइम के, लाइफ टाइम कोचिंग, और लाइफ टाइम के अंदर के ऐसे तो लग रहे थे 3,000 और लाइफ टाइम में 10,000 है, अपन 10,000 भर देते हैं अपने लाइफ टाइम। सबसे पहले तो ये सोच ही गलत है। आप लाइफ टाइम की सोच के कोचिंग कर लेते हो, मतलब आपका सिलेक्शन एक बार में होने वाला ही नहीं है, आपको तो बार बार प्रयास करना है, ये आपने निर्धारित कर लिया है। भाई लाइफ टाइम का मतलब क्या है? एक बार में आपकी काबिलियत नहीं है क्या सिलेक्ट होने की? क्या इतना आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं है कि आप एक बार में सिलेक्ट हो सकते हो? फिर बार बार क्या कोचिंग ही करोगे? कोचिंग का बार बार करने का कोई मतलब नहीं है, सेल्फ स्टडी का ज्यादा महत्व रहता है। कोचिंग एक बार आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, आपका आधार बन गया, बस उसके बाद में सेल्फ स्टडी करें और अपनी मजबूत इमारत बनाएं। ठीक है, तो बार बार मतलब नहीं है, एक बार कर ली ठीक है, बार बार 8 घंटे 4 घंटे 6 घंटे वहीं कोचिंग में गुजारने से बेहतर है आप बेहतरीन जगह पर बैठकर सेल्फ स्टडी करें, ये ज्यादा हितकर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे किसी को कोचिंग नहीं करनी है और कोई टॉपिक कमजोर है, तो आजकल विश्व स्तरीय इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो विशेषज्ञ हैं और बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ाते हैं, तो उनके चैनल से आपको कहीं कोई चैप्टर मिलता है उसको पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, काफी है। ठीक है, वहां पे साथियों ये जरूर ध्यान रखना, आप यदि कहीं YouTube से या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, उसको नोट्स में कन्वर्ट करना है। यदि आप नोट्स में कन्वर्ट नहीं करते हो तो उस वीडियो को देखने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब तक आपके नोट्स आपके टेबल पर नहीं बन के तैयार होंगे, वो वीडियो देखा आया गया वाला सिस्टम हो जाएगा। तो ये नोट्स में तब्दील होना जरूरी है, तब वो आपके लिए हमेशा स्थायी होगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि ये कहीं से भी वीडियो देखते हैं, चाहे मेरी क्लासेस सारी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही है, तो वो नोट्स बनते ही आपके, लेकिन दूसरी कहीं से भी आप देखते हो तो नोट्स में तब्दील जरूर करना है। ठीक है, फिर देखो सेल्फ स्टडी का महत्व बहुत ज्यादा है। कोचिंग एक बार कर ली है तो फिर उसके बाद में आपको सेल्फ स्टडी करोगे, तब आपका जो है वो ज्ञान स्थायी होगा। नहीं तो कोचिंग में सर समझा रहे थे, हमने समझ लिया, बात खत्म, लेकिन आगे हमने उसको कितना इंप्लीमेंट किया, हमारे लिए वो कितना कारगर सिद्ध हुआ, हमने उस पर कितनी कमांड की, हमें कितना याद हुआ, ये सब सेल्फ स्टडी के अंदर ही आपके कवर हो पाएगा। ठीक है साथियों, फिर इसके बाद में है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभ्यास अति आवश्यक। सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी पढ़ी हमने और परिस्थितियां देखी नहीं कि अभ्यास में क्या होता है। याद वैसे हमें बहुत हो गया, लेकिन वहां पे आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव आते हैं, और वहां 4 ऑप्शन आने पर हमें जो सही ऑप्शन होता है याद होता है, उसकी भी सही होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो कोशिश करें कि जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हो उसका अभ्यास करें। अब अभ्यास 3-4 तरीके से हो सकता है। एक तो क्या होता है, कोई भी गाइड होती है उसके पीछे ही अभ्यास प्रश्न दे रखे होते हैं। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न वहां से आप देखकर कर सकते हैं। ठीक है, एक अभ्यास के लिए अलग अलग पुस्तकें आती है ऑब्जेक्टिव टाइप की। ठीक है, जैसे जीके की एक अपनी भी आने वाली है 7300 प्लस वाली, तो वहां से इस तरीके की पुस्तकों से क्या आपने थ्योरी पढ़ ली, समझ लिया, उसके बाद में अभ्यास करें कि आपके इसमें से सवाल कितने सही हो रहे हैं। तीसरा जो अभ्यास होता है वो ऑनलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। ठीक है, टॉपिक वाइज यहां पे ओवरऑल टेस्ट सीरीज लेने की गलती मत करना इस दौर में। ओवरऑल आपके कब काम की है, जब आपका सिलेबस पूरा कवर हो गया, आपने एक बार रिवीजन कर दिया, उसके बाद में आपके ओवरऑल काम की है। यदि यहीं से ओवरऑल ज्वाइन कर ली आपने कहीं भी, तो वो आपको बैकफुट पर लाएगी। यहाँ पे आपको जरूरत है टॉपिक वाइज की। ठीक है, और टॉपिक वाइज में भी आपको हर एक टॉपिक पर बेहतर अभ्यास हो, सारे प्रश्नों पर अभ्यास हो, ऐसी कोई टेस्ट सीरीज है। वैसे अपन ने जीजीडी पर कोशिश की है कि बेहतरीन अभ्यास करवाया जाए और लागत मूल्य दिए, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि आपको मेरी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या ये, क्योंकि मैंने उन विद्यार्थियों के कहने पर शुरू किए जिन्होंने विश्वास दिलाया था कि सर हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, और उनके लिए प्रयास किया कि केवल लागत मूल्य में उनको बेहतरीन अभ्यास करवाया जाए, सारे प्रश्न अनलिमिटेड प्रश्न दिए जाए। तो काफी सारे विद्यार्थी कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि आप वो वाली ज्वाइन करें। मैं आपको ये कहूंगा, आपको जिस पे भी विश्वास है, जिस भी शिक्षक पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, उनसे जुड़े और उनकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें। कुल मिलाकर अपना लक्ष्य क्या है, अभ्यास करना। चाहे आप जीजीडी से करते हो,
चाहे आप कहीं से भी करते हो, किसी कोचिंग से करते हो, किसी पुस्तक से करते हो, कुल मिलाकर अंतिम लक्ष्य क्या है? अभ्यास करना और हमारी टॉपिक पर कमांड करना, और उसके भी बाद में अंतिम लक्ष्य है सिलेक्शन लेना। तो ये है साथियों, तो ये अभ्यास को शामिल जरूर करना अपनी इस रणनीति के अंदर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भूमिका बहुत अच्छी निभाता है। ये आपके होने वाली सारी गलतियां यहीं करवा देता है, बाद में गलतियां नहीं होगी। ठीक, इसके बाद में फिर आता है आत्मविश्वास और अपने सामर्थ्यों को पहचानना। आत्मविश्वास लोगों के अंदर है ही नहीं। लोग अक्सर अपनी परिस्थितियों को कोसते हुए मिलते हैं मुझे, सर मेरे तो परिस्थितियां सही नहीं है, मेरे को ससुराल वाले पढ़ने नहीं देते, मेरे को नौकरी करनी पड़ती है, मेरे ये है वो है। परिस्थितियां किसी के भी अनुकूल नहीं है। मैं आज वीडियो बना रहा हूं, ये मुझे जुकाम है, परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि ये संडे है वो निकल जाएगा, फिर अगला संडे आएगा। तब तक विद्यार्थी इंतजार नहीं कर सकते, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए परिस्थितियां जो है अपन को अपने आप के अनुकूल करनी होगी। 24 घंटे में से 7-8 घंटे बिल्कुल अच्छी तरीके से आप निकाल सकते हो अरेंज करके, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये कोशिश यहाँ पे आपको करनी बहुत जरूरी है। यदि सिलेक्ट होना है तो परिस्थितियों को अनुकूल करना पड़ेगा। मेहनत करने वाले के ही परिस्थितियां अनुकूल होती है। बाकी आपको पता है 10 लाख फॉर्म आने वाले हैं लगभग, तो उसमें से लगभग 1% लोग सिलेक्ट होंगे, है ना। 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख, और 1% हो गया अपने 10,000। 10,000 ही होता, गणित कमजोर है, देख लेना हिसाब करके। ठीक, तो लगभग इतने ही 10 लाख में से 10,000 लोग चयनित होने वाले हैं। तो यानी कि 90% से अधिक लोग तो सिर्फ ऐसे ही मटर गश्ती करेंगे। आपको उन 10,000 में शामिल होना है जो 10 लाख में से टॉप होंगे, और जितने सिलेक्ट होते हैं ना, मैं उन सबको टॉपर मानता हूं। क्यों? वो टॉपर ही है, इतने लोगों में से चयनित होने वाले वो सभी टॉपर हैं। तो टॉपर की श्रेणी में आना है, ये फालतू की इफ बट वाली सिचुएशन ये छोड़ देना है, यहीं पे बहुत समय है। और यदि यही करना है तो फॉर्म भर के भी अपने पैसे मत बिगाड़ो, कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट धंधे ही करने अभी से लग जाओ, गवर्नमेंट जॉब लेने वाले और बहुत है तैयार। ठीक है, तो यहाँ पे ये आत्मविश्वास जगाना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। किसी के अंदर कोई कम नहीं है, सबके अंदर 1350 ग्राम दिमाग है। इस्तेमाल कौन कितना करता है ये उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक तो क्या है, इसको पहचानो, एक अपने समय को व्यर्थ मत करो। कई लोग कमेंट करके कमेंटबाजी में समय व्यर्थ करते हैं। सर मैं अभी से तैयारी स्टार्ट करूं तो क्या मेरी तैयारी हो जाएगी क्या? कमेंट कर दिया, और उसके बाद में वो लगभग 1-2 घंटे 3 घंटे तक बार बार मोबाइल को चेक करेंगे, क्या पता सर ने रिप्लाई दिया कि नहीं दिया। नहीं हो सकता सिलेक्शन आपका। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप अपने बेशकीमती 2-3 घंटे कमेंट करके और उसके इंतजार में गुजार रहे हो। आपका सिलेक्शन तब हो सकता है जब आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, उस दरमियान आपने कोई एक टॉपिक पूरा पढ़ लिया है, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। 3 महीने काफी है अच्छी तैयारी के लिए, लेकिन आप यहाँ पे कहीं कमेंट कर रहे हो, कहीं कोई फेसबुक पर छींटाकशी कर रहे हो, कहीं किसी अध्यापक की अच्छाई बता रहे हो तो कहीं किसी की बुराई बता रहे हो, कहीं किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क सिर्फ आपको पड़ने वाला है 2-4 कमेंट इधर उधर करके क्षणिक संतुष्टि, और उसके बाद नुकसान अपना ही। तो ये कमेंटबाजी वगैरह छोड़ो और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करो। ये समय वापस आने वाला नहीं है। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हो, आप कुछ करो या ना करो, टाइम तो ऐसे ही बीत रहा है। टाइम बीतेगा चाहे करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, अगर टाइम बीत ही रहा है तो इसका उपयोग किसी बेहतर काम में करो। आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला। एक बहुत अच्छी और अच्छा संदेश है कि समय वैसे भी बीतेगा, किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। और ये जो लाइन है ना, ये बहुत ताकत देती है मुझे। ये क्लासेस देने के लिए, मुझे ये आपको जो लागत मूल्यम टेस्ट सीरीज दी है, इसको देने से रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए, आज भी होते। 2-3 दिन पहले हमको टेलीग्राम पे बताया था ना, एक स्क्रीनशॉट, धमकियां मिलती है, देते हैं, करते हैं प्रयास। वो उनका प्रयास कर रहे हैं, मैं मेरा प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो अपना अपना प्रयास करना है। मुझे इसलिए जीतना है क्योंकि सब चाहते हैं मैं हार जाऊं। आप लोगों के लिए भी यही है। आपके सिर्फ घर वाले चाहेंगे कि आप अच्छी तरीके से नौकरी लग जाओ, आपका जीवन सेट हो जाए, आपके जो आने वाले दिन है वो बेहतरीन हो जाए। लेकिन बाद में दूसरे थोड़ी चाहेंगे, आपके पड़ोसी तक नहीं चाहेंगे, आपके रिश्तेदार तक नहीं चाहेंगे कि ये सफल हो जाए और ये लग जाए। तो आपको इसलिए भी जीतना है कि वो सब आपके हारने की कामना कर रहे हैं कि ये पढ़ रहा है यानी इसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मतलब वो दुआ ये मांगते कि इसका सिलेक्शन नहीं हो। और आपको मेहनत इसलिए करनी है कि सब लोग जब आपके हारने की
कामना करते हैं ना, तब जीतने का मजा ही अलग है। तो अपने अंदर जुनून, जिद, जज्बा जगाओ और उन लोगों को आपकी मेहनत के दम पर उत्तर दो कि ये देखो, यही है वो व्यक्ति जिसके हारने की आप कामना कर रहे थे और ये व्यक्ति जीता है। ठीक, तो ये चीजें हैं साथियों जो आपको मोटिवेट करती है अंदर ही। मैंने इस रणनीति के अंदर सारे पॉइंट बताने की कोशिश की और इन शॉर्ट जो चीज कहनी चाहिए वही किया है। कहीं पे भी एक सेकंड भी आपका इधर उधर गंवाने की कोशिश नहीं की। बाकी इसके अलावा और भी विद्वान साथी रणनीति बताएंगे, लेकिन बार बार सिर्फ रणनीति देखने से ही कुछ होने वाला नहीं है। सभी रणनीतियां लगभग एक जैसी होती है, बस इंप्लीमेंट करना है, थोड़ी बहुत अपने हिसाब से बदल कर, फेर बदल करके अपना लो, बेड़ा पार हो जाएगा। आज के वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।